हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हमारा आज का सेशन। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग की न्यूट्रिशन देखते हैं आज हम। ठीक है, कि उसमें डाइजेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ यहीं पढ़ लेंगे थ्योरी के अंदर ही। हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, खास करके असर्शन और रीजन से हम केसेस देखेंगे, बहुत सारे एमसीक्यूज देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखने की बजाय। ठीक है, सो यहाँ पे तो बस हम जस्ट एक आइडिया लेंगे और ग्लैंड्स देखेंगे, किसका क्या काम है, वो सब चीजें देखेंगे। सो स्टूडेंट समझते हैं हम, ठीक है, कि स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ये जो है ये अपने आप में क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये जो है ये अपने आप में क्वेश्चन है। ये आपके हिमाचल में भी आया हुआ है, पूछा हुआ है। क्या करते हैं, वो एक स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसके आगे इस तरीके से 4 ऑप्शंस लिख देंगे, इस तरीके से क्रोनोलॉजी ऑर्डर में। अब वो बोलेंगे भी कौन सी स्टेटमेंट सही है, मतलब कि कौन सी प्रोसेस किसके बाद हो रही है, ये आपको बताना है। सो सबसे पहले जो होती है दैट इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक। जब आप फूड को अंदर लेते हो उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक टर्म्स हैं स्टूडेंट, साइंस की टर्म्स हैं जिसको आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना इनको। ठीक है, ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म पहले हो रही है, कौन सी बाद में हो रही है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे अंदर फूड जाता है फिर क्या होगी उसकी डाइजेशन। फिर क्या होगी डाइजेशन। सो ये क्या है, हमारे डाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा फिर होगी उसकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर उसकी होगी एब्जॉर्प्शन इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट होगी हमारी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब एब्जॉर्प्शन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन से, फूड कहाँ आ गया, हमारे ब्लड के अंदर आ गया। अब ब्लड के अंदर उसकी मिक्सिंग होने के बाद अब वो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। मतलब अब जो है वो फूड किस में आ चुका है, आपके ब्लड में आ गया। जो हम कहते हैं ना कि सुबह आप जब ब्लड टेस्ट करते हो अपना सुबह सुबह, तो आपका शुगर लेवल कम आता है, लेकिन जब आप खाने के बाद फूड का टेस्ट करते हो तब आपका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा आता है। क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो शुगर आपने कंज्यूम की, इट मीन जो आपने ग्लूकोज खाया, कार्ब खाए, अब वो क्या हो चुका है, एसिमिलेशन के थ्रू आपके वो ब्लड में आ गए। ठीक है, इसलिए आपका ब्लड शुगर का राइज जो है वो आपको अप देखने को मिलता है। ठीक है, जब आप टेस्ट करते हो। फिर होता है ईजेशन। ई वर्ड, ई वेस्ट सुना होगा आपने, है ना। ई वेस्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता है ना। सो ई का ई वर्ड जो है यहाँ पे डोनेट कर रहा है हमारे किसको, वेस्ट को। ठीक है, उसको वो सेट इस तरीके से करेंगे, जैसे इंजेशन पहले लिख लेंगे इंजेशन, फिर वो ऐसे लिख देंगे फर्स्ट स्टेटमेंट में, जैसे इंजेशन लिखा, नेक्स्ट में इस तरीके से करके एब्जॉर्प्शन, फिर वो अगले ऐसे लिखेंगे डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, फिर इजेशन, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे सबसे पहले डाइजेशन होगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, इंजेशन हो रहा है, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब आपको सही क्रोनोलॉजी का ऑर्डर का स्टेटमेंट देखना है, बस यहीं से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से पुट किया है। ठीक है, समझ आया, यस और नो? ठीक है, ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे माउथ से हमारी डाइजेशन। ठीक है, टीथ जो है वो टीथ को हम अलग से पढ़ेंगे, यहाँ हम टीथ डिस्कस नहीं करने वाले हैं, वो फिर ज्यादा ही लेंदी हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम ना, तो टीथ को हम अलग से देखेंगे। ठीक है, ऑल दो टीथ से मैंने कभी कोई क्वेश्चन इतने खास देखे नहीं है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था टीथ पे। ठीक है, 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, टीथ के ऊपर क्वेश्चन आ रखा था। ठीक है, तो देखेंगे हम डेफिनेटली। ठीक है, अब देखो यहाँ टीथ में मेनली जो होती है वो 2 तरीके की आपकी डाइजेशन होती है। सी हियर स्टूडेंट, जो आपका माउथ है ना स्टूडेंट, वहीं से आपकी डाइजेशन शुरू हो जाती है। कैसे स्टार्ट हो जाती है? क्योंकि जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है ना वो वहीं पे टूटने शुरू हो जाते हैं। रीजन उसके पीछे है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होते हैं, कुछ टाइप के जूसेस होते हैं, कुछ टाइप का आपका एंजाइम्स होते हैं जो आपके फूड के ऊपर एक्ट करते हैं। मेनली वो एक्ट करते हैं इसलिए सो दैट फूड को वो सॉफ्ट बना सके। ठीक है, सो दैट जब वो स्टमक में जाए तो अच्छे से उसकी डाइजेशन हो सके। ठीक है, बट जो आपकी सिंपल शुगर होती है वो वहीं पे टूटनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपकी स्टार्च। ठीक है, यही वजह होती है कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, ठीक है, 3 to 4 मंथ के बाद, जब हम 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद उसको ना हम क्या खिलाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा पोटैटो खिलाना शुरू करते हैं उसको। सबसे पहले डॉक्टर बोलते हैं कि इसको ना उबला हुआ आलू खिलाया करो, बॉयल आलू। रीजन उसके पीछे क्या होता है, क्योंकि जो पोटैटो है वो रिच सोर्स है किसका, स्टार्च का, उसके अंदर स्टार्च सबसे ज्यादा है।
और स्टार्च की डाइजेशन जो है वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, इतने उसमें डाइजेस्टिव जूसेस अभी भी बनने शुरू नहीं हुई है कि आप उसको पनीर खिला दो और वो डाइजेस्ट कर जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो मैकेनिकल डाइजेशन होगी, इसका मतलब फूड जो है वो यहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा स्मॉलर पार्टिकल्स में वाया टीथ, जो टीथ उसको हेल्प करेगा और उसके अंदर स्लाइवा मिक्स हो जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे ये ईयर लॉब के पीछे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इसकी लोकेशन होती है सही तरीके से, और फिर यहाँ से ये पूरे आपकी डक्ट्स जो है वो फैली होती हैं आपकी माउथ के अंदर, ठीक है। ओके, सो केमिकल डाइजेशन, दो तरीके की डाइजेशन होती है, पहली मैकेनिकल जिसमें वो तोड़ रहा है टीथ के थ्रू, और आपका सेकंड है आपकी केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन मेनली कौन करता है? आपका स्लाइवा। हर रोज डेली आपके माउथ के अंदर 1.5 लीटर के करीब क्या बनता है? स्लाइवा बनता है, ठीक है। ओके, कंटेन एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जो क्या करते हैं? स्टार्च को शुगर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। बट अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट लिखी आ जाए कि आपके माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, देन दैट स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कंप्लीट डाइजेशन किसी भी चीज की नहीं होती है आपके माउथ के अंदर, पार्शियल डाइजेशन होती है। और सेम ऐसी स्टेटमेंट अगर आपके स्टमक पे आ जाए कि स्टमक के अंदर आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार स्टेटमेंट में क्या दिया होगा? 3 स्टेटमेंट दी होगी, तो वो बोलेगा कि भाई प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक के अंदर ये चीज रिलीज होती है, ठीक है। फिर वो नीचे लिख देगा कि प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है आपके स्टमक के अंदर। हम क्वेश्चंस देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। तो दैट स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकती आपके स्टमक के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरी होगी। तो कंप्लीट डाइजेशन तो आपकी स्मॉल में ही होगी, ठीक है। ओके, देन फूड पासिस थ्रू द इसोफेगस, इसोफेगस मतलब कि आपका फूड पाइप इनटू द स्टमक। समझ आया? यस और नो? ठीक है जी। ओके, सो मेन पॉइंट आप नोट कर लो, बाकी हम फिर आगे चलते हैं। क्लियर है जी? ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखो जी, नेक्स्ट है आपका इसोफेगस। अब इसोफेगस जो है वो आपकी ये एक मस्कुलर ट्यूब है स्टूडेंट, मसल से बनी हुई है। अब मसल्स जो हैं आपके, आपको पता है स्टूडेंट कि जो मसल्स हैं उनका मेन काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना, जिसकी वजह से हमारे इसोफेगस के अंदर एक मूवमेंट होती है दैट वी कॉल्ड पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट। ये हमारी बॉडी में और भी कई जगह पे होती है। पेरिस्टाल्सिक का मूवमेंट होता है जैसे कि आपने किसी पाइप लो आप पानी की, ठीक है, उसमें आप जब पानी उसमें अगर मान लो इस तरीके फ्लैट पाइप है, अब आपने पानी उसके अंदर डाल दिया, अब वो पानी आगे नहीं मूव कर रहा है, ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, क्योंकि आपने पाइप जो है बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे रखे। अगर आपको पानी आगे लेके जाना तो आप क्या करो? पाइप को क्या करना शुरू कर दो, ऐसे प्रेस करना शुरू कर दो। प्रेस करोगे पानी थोड़ा आगे जाएगा, फिर आगे प्रेस करोगे पानी फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर प्रेस करोगे फिर आगे पानी जाएगा। तो सेम आपके फूड पाइप में भी ऐसा ही होता है, अगर आप उल्टे लेट कर भी खाना खाओगे तो भी आपके अंदर चला जाएगा खाना। आपको ऐसा लगता है कि ग्रेविटी की वजह से जब हम खाना अंदर लेते हैं फूड पाइप के थ्रू वो अपने आप अंदर चला जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ हद तक जाता भी है, बट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना आपके अंदर जाता है। कैसे जाता है? देखो, ये एक मस्कुलर ट्यूब है, हाँ, स्नेक में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, स्नेक भी होता है, मतलब अगर वो बहुत बड़ी सारी कोई चीज निकल जाए तो आप देखना उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऊपर से ही दिखाई देती है, ठीक है। नहीं, उसको हम नहीं बोलेंगे, वो तो एक क्रॉलिंग होगी ना, वो क्रॉलिंग तो एक अलग टर्म होगी, तब तो वो अपने मसल्स को खींचता है पीछे की तरफ, ठीक है। तो वैसे आप कुछ हद तक उसको रिलेट कर सकते हो उस तरीके से ना। हाँ, देखो कुछ इस तरीके की मूवमेंट होती है आपके खाने की ना, कुछ इस तरीके से कि है क्या, कुछ नहीं है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं फिर रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं रिलैक्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं रिलैक्स हो रहे हैं, ऐसे क्या होगा? आपका जो खाना है वो आपका नीचे जाता जाएगा। सो दिस इज वी कॉल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इंटेस्टाइन में थोड़ा होता है, इंटेस्टाइन में अलग तरीके के मसल्स होते हैं, वो भी ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है, खाने को लेके जाते हैं, हो तो कुछ इस तरीके का ही रहा होता है उसमें भी, ठीक है। ओके, एट द बोथ एंड स्पिंस्टर्स आर प्रेजेंट। स्पिंस्टर मैंने पहले भी कहा था कि जहां पे आपका एक
ऑर्गन खत्म होगा और दूसरा ऑर्गन शुरू होगा, वहां पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? एक तरीके की लिड है भाई। ठीक है, वो तभी ओपन होती है जब आपको इन और आउट करना है। जैसे कि आपका यहाँ पे एपिग्लोटिस हमने बात की थी। ठीक है, एपिग्लोटिस मेनली क्या है भाई? एक कवर है ना, जो विंड पाइप को कवर कर लेता है और आपका खाना चला जाता है, क्योंकि विंड पाइप आपकी फ्रंट पे है, फूड पाइप पीछे है आपकी। तो सोचा जाए तो खाना आपका डायरेक्ट विंड पाइप में ही चला जाना चाहिए ना, फूड पाइप में क्यों जाते हैं? तो विंड पाइप को ऐसे कवर कर लेता है और फिर खाना जो है आपके फूड पाइप के अंदर चला जाता है। क्लियर है? ठीक है, ओके ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, स्टमक की बात करते हैं स्टूडेंट। स्टमक जो है उसके अंदर हमारे मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन काम होता है कि बहुत सारा सिक्रीशन करना, बहुत सारा सिक्रीशन करना, सो दैट जो हमारा फूड है उसको हमें क्या बना सके? सेमी सॉलिड बना सके। ठीक है, सेमी लिक्विड सा बना सके उसको पूरे तरीके से ना, ऐसे लगता है जैसे कोई आपने एक घोल तैयार कर लिया हो। ठीक है, क्योंकि जो आप खाना खा रहे होते हो तो वो क्या एक सॉलिड फॉर्म है ना, वो उसकी सॉलिड फॉर्म है। कुछ जो लिक्विड है वो तो ऐड कर देता है हमारा स्लाइवा, बाकी जो उसके अंदर जो उसका पूरा जो एक घोल रेडी होता है वो रेडी होता है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस की वजह से। ठीक है, तो देखो, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो स्टमक है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का आपका स्टमक होता है, जे शेप में होता है, जे शेप। ठीक है, जे शेप बनाता है। जब खाना यहां से आता है आपकी अंदर, तो जो इसकी वॉल होती है स्टूडेंट, वो कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है। टिश्यू में हमने पढ़ा था, याद है? ये भूल गए? याद है, मैंने पढ़ाया था टिश्यू में, अब रिपीट नहीं करेंगे। जो बच्चे न्यू आए हैं वो टिश्यू वाला चैप्टर देखो, समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो ये जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, जो कुछ टाइप के क्या करता है? जूसेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कौन कौन से प्रोड्यूस करता है यहां मैंने लिख रखा है। सबसे पहले तो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, दैट नेम इज पेप्सिन, दैट नेम इज पेप्सिन। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl कहते हैं। आपको पता है आपके पेट में कितना सारा HCl बनता है डेली? 2 से 3 लीटर आपका एसिड बनता है डेली। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे? म्यूकस प्रेजेंट होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? म्यूकस। ठीक है, 3 चीजें आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, सिक्रीट करेगा। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और थर्ड वन इज म्यूकस। अब जो पेप्सिन है वो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन की, और एक और चीज यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दैट वी कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर, जो मेनली विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करते हैं, मेनली विटामिन B12 को एब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड मीडियम बनाता है, और जो एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजन को, जो मेनली हेल्प करता है इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन। ठीक है, ओके, समझते हैं। अभी म्यूकस जो है वो आपकी स्टमक की वॉल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट आप लिख लो, समझाती हूँ। अभी एक ब्लैंक शीट लेते हैं, उस पर समझते हैं। अभी समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैंने आपको इम्पोर्टेंट ही पढ़ाना है, बाकी सब आप खुद पढ़ोगे। हाँ जी, जब हम टेस्ट देंगे तब आप उसमें खुद पढ़ोगे बहुत सारी चीजें, मुझे आपको सब कुछ नहीं पढ़ाना। थोड़ा हम अब लेक्चर हम स्पीड में करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आप अपने माइंड को रेडी रखना। रीजन ये है कि हमें
साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करनी है और आपकी सी सेट भी स्टार्ट हो जाएगा 22 से ना, तो उससे पहले हम जितना खींच सकते हैं हम खींच ले, एटलीस्ट हम बायोलॉजी ज़रूर कंप्लीट कर जाएं, ठीक है, क्योंकि इतने मेरे पास लेक्चर्स भी नहीं है, आज है कल फिर तुषार सर का शायद है ना, तो कुछ ऐसा सा सीन चल रहा है। ओ माय गॉड, चलो जी डन है, चलते हैं फिर स्टूडेंट्स, कर ले आगे स्लाइड। ओके वेट, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं बिना समझाए आपको आगे चल देंगे हम। आज अपनी क्लास में से 2-3 स्टूडेंट मिस लग रहे हैं मेरे को, जो रेगुलर आते हैं क्लासेस में ना, अभी मुझे उनके नाम याद नहीं होने लगे। ओके ठीक है, सो सी हियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो समझते हैं स्टूडेंट्स, देखो अब आप जो खा रहे हो उसके अंदर पैथोजन प्रेजेंट है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपको नहीं पता। आप तो बस टेस्ट के हिसाब से, आज आपका मन कचौरी खाने का कर रहा है तो कचौरी खाएंगे, कल मोमोज खाने का कर रहा है मोमोज, अब वो उसने मोमोज कैसे बनाए हैं भगवान जाने, आप तो बस खा लेते हो है ना। तो हमने जब हमने पढ़ा हुआ है ना, नहीं हमने ह्यूमन डिजीज नहीं पढ़ी, ओके अभी पढ़ी नहीं है, ओके। जब हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तब हम उसमें समझेंगे कि आपकी बॉडी कैसे आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, क्या क्या हथियार है उसके पास। तो पहला जो उसके पास प्राइमरी हथियार है वो है हमारी स्किन। किसी भी बैक्टीरिया को एंटर करने से रोकने के लिए सबसे पहले जो बैरियर है हमारी स्किन के पास, दैट इज अवर स्किन, हमारी बॉडी के पास दैट इज अवर स्किन, ठीक है। आपके आसपास इस टाइम पे मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, हो सकता है पैथोजन, वायरस, किसी बच्चे को कोल्ड हो रखा है तो मतलब वायरस, कोल्ड वाला वायरस भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपकी स्किन उसको एंटर नहीं करने दे रही आपकी बॉडी में। अब वो एंटर कहां से करेगा, जहां से आप कुछ इनटेक कर रहे हो, एंड सबसे ज्यादा इनटेक कहां से करते हो, आपके माउथ से, और वहां से क्या है, अब पैथोजन जो है अगर वो एंटर कर गया तो सबसे पहले आपकी बॉडी सेकेंडरी लेवल पे जो उसको रोकती है वो रोकती है हमारे स्टमक के अंदर थ्रू HCl। HCl क्या है, अब एक तरीके का एसिडिक मीडियम है भाई, आपको पता है तेजाब कितना ज्यादा खतरनाक होता है। कई बार क्या होता है कि जब आप ओवर फीड कर लेते हो अपने आप को, या क्या करते हो आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खा लेते हो, आपको एकदम से ना एसिड रिफ्लेक्स होता है, एसिड ऊपर आ जाता है ना, एकदम से खाना ऊपर आ जाता है और आपके बहुत तेजी से चेस्ट के अंदर बहुत तेजी वाली जलन फील होती है आपको। अब आप सोचो कि यार इतनी तेज जलन फील हुई तो इसका मतलब स्टमक में सोचो कि कितना तेज एसिड बन रहा होगा वहां पे, है ना। वो हमें स्टमक में तो फील होता नहीं, लेकिन वो जब फूड पाइप में आता तब आपको वो फील होती है जलन ना, एकदम से बर्निंग फील होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। उसके पीछे का रीजन होता है HCl, जिसका बहुत तेज एसिडिक मीडियम है, वो 2 to 3 pH होती है इसकी, ठीक है। अब ये बहुत सारे काम करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे काम करते हैं। पहला ये करता है, न्यूट्रलाइज करता है स्टूडेंट्स, ये किसको, हमारे बैक्टीरिया को, या मैं कहूं कि पैथोजेंस को, सीधी बात। सबसे पहले इसका काम ही ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना, और जो फूड है उसको क्या बना लेना, एकदम उसको स्टरलाइज कर लेना। पहला तो इसका ये काम हो गया। दूसरा काम होता है स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे एंजाइम्स को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसमें से हम एक इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़ेंगे, दैट इज पेप्सिनोजन। जो पेप्सिनोजन है ना स्टूडेंट, ये हमें हेल्प करता है प्रोटीन की डाइजेशन में। अब आप अकेला कार्ब तो खाते नहीं, आप प्रोटीन भी खाते हो, पनीर खाते हो, बहुत सारी दालें खाते हो, पल्सेस खाते हो, मिलेट्स खाते हो, उन सब में प्रोटीन है। तो उसके डाइजेशन के लिए जो हमें सबसे पहले जो हमारा एंजाइम वर्क करता है, उसके ऊपर एक्ट करता है, दैट इज पेप्सिन, दैट इज पेप्सिन। अब पेप्सिन है क्या, ये हम समझते हैं यहाँ पे। HCl जो है वो क्या करता है, पेप्सिनोजन हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बट वो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। किसमें होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट।
एक्टिवेट नहीं होता। एक्टिवेट वो तभी होगा जब वो HCl के कांटेक्ट में आएगा। पेप्सिनोजन एक्टिवेट स्टूडेंट तभी होगा जब वो किसके कांटेक्ट में आएगा, HCl के कांटेक्ट में आएगा। अब जैसे HCl पेप्सिनोजन के में कांटेक्ट में आता है तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद हम उसको बोलते हैं पेप्सिन। उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन एक एक्टिवेट फॉर्म है किसकी, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक ग्लैंड निकाल रहे, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो साइड में फोल्डिंग है वो बाहर करता है, लेकिन वो इनएक्टिवेट है अभी। जब HCl आएगा उसके कांटेक्ट में वो आते सार वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, पेप्सिन बोलेंगे। और पेप्सिन जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोटीन की डाइजेशन। समझ में आया, ये था इसका सेकंड मेन फंक्शन। थर्ड जो इसका मेन फंक्शन होता है स्टूडेंट, वो होता है स्टूडेंट कि ये फूड, जो फूड बाउल्स ऊपर से आए हैं आपके, जो फूड बॉल्स जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड के साथ जो मिक्स होके आए हैं, उनको ये क्या करता है, एक तरीके से फैसिलिटेट करता है, मतलब एक तरीके से क्या करता है, उनको लिक्विडेट बनाता है। ठीक है, जो आपका पूरा मीडियम है स्टमक का वो एक एसिड बन जाता है। ठीक है, सो दैट एंजाइम्स वर्क कर सके, काम कर सके, बैक्टीरिया खत्म हो जाए और वो एक सेमी सॉलिड बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, वो सेमी सॉलिड एक तरीके का लिक्विड बन जाए, घोल तैयार हो जाए HCl के अंदर मिक्स होकर। ये ऐसा है कि ये फूड है और ये बहुत सारे एसिड, अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। और स्टमक जो है वो आपको पता है मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही हमारी मसल से बनी है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती रहेगी और आपकी चर्निंग चलती रहेगी जब तक कि आपका फूड पूरी अच्छे तरीके से क्या नहीं हो जाता, कंप्लीटली वो एक सेमी सॉलिड नहीं बन जाता, लिक्विड फॉर्म में नहीं बन जाता, जिसको हम चाइम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ इवन, यहाँ लिखा देन द फूड, ये देखो म्यूकस। अच्छा फिर अच्छा एक चीज तो रहेगी, एक चीज रहेगी, दैट इज म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या करता है स्टूडेंट, आप एक बात समझो कि जब इतना तेज एसिड, अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स आ जाए ऊपर की तरफ तो आपके इतनी ज्यादा बर्निंग होती है, जल जाती है आपकी फूड पाइप जो होती है, उसको रिकवर होने में टाइम लगता है, पता है। लेकिन आप सोचो कि यार स्टमक तो नहीं जल रहा, स्टमक की वॉल तो नहीं जल रही, ऐसा क्या है वहां पे। तो स्टूडेंट जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड है जब वो HCl प्रोड्यूस करता है तो उसके साथ साथ वो एक चीज और भी प्रोड्यूस करता है, दैट वी कॉल्ड म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, एक ऐसी चिपचिपा ऑयल की तरह लगा लो आप, जो क्या करेगा, ग्रीस का काम करते हैं। आपके जो बाहर, मतलब मान लो आपको लोहे की चीज बाहर रखनी तो आप क्या करते हो, ऑयल लगा के रखते हैं ना। मम्मी लोहे के बर्तनों को, जो भी एक आधी कढ़ाई वगैरह जो भी किचन में होती है, उसको क्या करते हैं, ऑयल लगा के रखते हैं। रीजन, रस्ट नहीं लगती। रस्ट कैसे लगती है, हाँ, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर जाता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रस्ट बन जाती है। अगर हम एक लोहे के ऊपर इस तरीके से एक छोटी सी ऑयल की एक परत चढ़ा दे, कवर चढ़ा दे, और वो एक्ट करेगी एज ए बैरियर का, तो बिल्कुल वैसे ही स्टमक के अंदर म्यूकस जो है वो क्या करता है, चारों तरफ जो वॉल है वो साइडों में क्या कर लेता है, इस तरीके से कोटिंग कर देता है, सो दैट HCl का इम्पैक्ट जो है साइडों की जो सेल्स हैं, स्टमक की जो सेल्स हैं, उन पे कम से कम हो और वो उस एसिडिक मीडियम में भी क्या कर सके, सरवाइव कर सके। ये आपके HCS में, PCS में, कोई मर्जी एग्जाम लगा लो, ये कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर पूछा गया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल ऑफ म्यूकस इन योर स्टमक। समझ आया, समझ आया। तो लेकिन वो म्यूकस आपके स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है बच्चे, आपकी फूड पाइप में नहीं हो रहा है ना। अदरवाइज अगर आपको एसिड रिफ्लेक्स आता भी तो भी आपकी फूड पाइप जलती नहीं अगर उसमें म्यूकस लगा होता तो। ठीक है, क्लियर है, ठीक है, अब समझ में आया। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। फूड इज चर्न्ड, चर्न्ड का मतलब बहुत अच्छे से उसकी मिक्सिंग हो रही है, जैसे ग्राइंड करते हैं ना हम। ए सेमी सॉलिड मास इज कॉल्ड चाइम, ए सेमी सॉलिड मास इज कॉल्ड चाइम। देन द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम ड्यूडिनम कह रहे हैं। ड्यूडिनम क्या है स्टूडेंट, ये समझ लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ही था, देखो ये आपका जो स्टमक है ना, फिर आगे चल के क्या होता है, ये अब यहां से इस ट्यूब से ये पास होगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूडिनम कहते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। यहीं पे स्टूडेंट्स आपकी दो डक्ट्स आके जुड़ जाएंगी इसके साथ, एक आएगी आपकी लीवर से और एक आएगी आपकी पैंक्रिया से। ठीक है, तो समझते हैं स्टूडेंट्स, चलते हैं पीछे से फिर से। आ जाओ इस डायग्राम पे। दिस इज, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ, ड्यूडेनम। दिस इज ड्यूडेनम, ये जो टर्म है आपका इस तरीके, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। अगर आप ड्यूडेनम को ध्यान से देखो तो आपकी एक जो डक्ट है इसमें आके जुड़ रही है, पीछे से आके इसमें जुड़ रही है, कहाँ से, लीवर से, और दूसरी जुड़ रही है आपकी, ये जो आपको लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, पैनक्रियास। ठीक है, ये जो फिर उसके बाद ड्यूडेनम जो है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऊपर वाले जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसको हम कहते हैं इलियम। अदर ऐसे सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं तब क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज इलियम, व्हाट इज ड्यूडेनम, ये वो। ठीक है, और जब ये, हाँ इलियम, इसको हम बोलते हैं इलियम। ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसका लास्ट वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोलोन, उसको हम कहते हैं कोलोन। ठीक है, और एक जो हमारा एक और ऑर्गन होता है जो कि हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है, दैट इज अपेंडिक्स, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल जहां से वो शुरू होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को खत्म करके वहीं पे प्रेजेंट होती है, दैट वी कॉल्ड अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे किसी काम का नहीं है ना। अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाए तो आपकी लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ओके। जहां से फिर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं केसम, सेसम। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, ड्यूडेनम का काम है ये दो डक्ट्स को आपस में जोड़ना और उसके बाद फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देना। ठीक है, ओके, ये लिख लिया था ना आपने। चलो जी, अब हम समझते हैं कि जो आपका अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और आपका जो जिसको हम ड्यूडेनम कह रहे हैं, है ना, उसमें क्या कुछ हो रहा है ये समझते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल अपर मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ड्यूडेनम, जहां से अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी। वहीं से हम स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्चुअली मानते हैं, ड्यूडेनम को हम पार्ट मानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि स्टमक हमारा ऊपर खत्म हो गया भाई। देखो भी, अब क्या है, अब फूड जो है उसमें दो चीजें अब और मिक्स होंगी। पहला मिक्स होगा स्टूडेंट बाइल। पहले कौन सी चीज मिक्स होगी, बाइल, जो कहां बनता है, लीवर के। लीवर सिक्रेट करता है बाइल को किसके अंदर, हमारी ड्यूडेनम के अंदर, सो दैट वो अब बाइल जो है वो मिक्स हो सके किसके अंदर, हमारे फूड के अंदर। बाइल का क्या काम है अभी देख लें। दूसरा बनता है हमारा, एक और डक्ट आती है पैनक्रिया से, दैट वी कॉल पैनक्रियाटिक जूस, दैट वी कॉल पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस। अब बाइल जूस का यहाँ फंक्शन समझ लेना, बहुत फंसाऊंगी मैं आपको बाइल जूस पे ना एमसीक्यूज में, देखना तरीके तरीके से कैसे क्वेश्चन पुट करते हो और आप हर बार आंसर गलत दोगे मेरे को। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरे उतरते हैं मेरे स्टूडेंट्स। बाइल जूस जो है वो क्या करता है मेनली, अब एक चीज और है, हमने प्रोटीन भी देख लिया, हमने स्टार्च भी देख लिया कि भाई इसकी डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक में हो रही है, माउथ में हो रही है, प्रोटीन के लिए पेप्सिन है। लेकिन भाई आप रोज घी बटर भी तो खाते हो, खाते हो कि नहीं खाते, मक्खन के साथ सुबह सुबह परांठे खाते हैं ना, सर्दियों में तो बड़े अच्छे लगते हैं, है ना। पंजाबियों के तो मतलब मोस्ट फेवरेट नाश्ता ही ये है। आप तो हिमाचल से आए हो, आपके तो वहां नहीं होगा इतना ज्यादा परांठों वाला कल्चर। अब आप चंडीगढ़ में, आप यहीं अभी शिफ्ट हुए हो चंडीगढ़ में,
बस आप 2-3 महीने रुको और फिर देखो आप। एक बार मेरी रूममेट हिमाचल से रही थी दिल्ली में, तो वो सुबह सुबह उसको ब्रेकफास्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। कहती थी यार गुरी, यहाँ कितने लोग परांठे खाते हैं यार, बंदा एक दिन खा ले 2 दिन खा ले, यहाँ रोज परांठे खाते हैं हॉस्टल में बच्चे, कैसे खाते हैं। हम कहते थे कि अगर परांठे हमें नहीं मिले ना, हमने उस दिन ऊपर चले जाना है। अब हमें तो नाश्ते में और कुछ नहीं सूझता भाई, अगर कुछ नहीं है तो बस सिर्फ परांठे खाएंगे। बचपन तो मम्मियाँ करती है ऐसे, 2 परांठे खिलाए, एक पराठा साथ में पैक कर दिया, चलो जी, यही ब्रेकफास्ट है, यही लंच है। सुबह का मक्खन के साथ दे दिया, दोपहर को रोटी के साथ दे दिया। देखो जी, बाइल जूस जो है वो मेनली ब्रेक डाउन करता है फैट की। लाइन पढ़ी आपने ध्यान से? बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है फैट की। क्या वो एंजाइम है? मैंने एंजाइम लिखा है? नहीं। तो बाइल जूस इज नॉट एन एंजाइम। ये स्टेटमेंट बहुत बार आई है, हर बार बच्चे गलत करके आते हैं और इस बार भी करेंगे, क्योंकि तब तो दिमाग हमारा आधा ही चल रहा होता है, आधे से कम पेपर में बैठ के। ठीक है, तो बाइल जूस जो है स्टूडेंट, वो क्या करता है, हमेशा हमें मेनली फैट को तोड़ता है। कैसे तोड़ता है? देखो, जैसे ये फैट का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको वो तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। तो बाइल जूस जो है वो मेनली ब्रेक डाउन करता है फैट की इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। द टर्म इमल्सिफिकेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? नीचे 4 स्टेटमेंट दी होती है आपको। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। कोई बहुत सारी चीज है, मान लो मैं आपको एक यहाँ पे नमक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दे दूं, अब आप उसको तोड़ रहे हो बैठ के, और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में आप तोड़ लेते हो। ठीक है, जैसे आप शुगर को मैं बोल दूं कि ग्राइंड करो अब इसको। ठीक है, तो बाइल जूस जो है वो मेनली यहाँ पे क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। दैट प्रोसेस वी कॉल्ड इट एज द इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट, पैनक्रिएटिक जूसेस जो हैं उसमें 2 मेन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। पहला होता है ट्रिप्सिन और दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो ब्रेक डाउन करेगा आपकी प्रोटीन की। अब देखो, पहले पेप्सिन कर रहा था, उसने पार्शियल कर दी। अब यहां पे एक और आएगा जो कि पेप्सिन से ज्यादा पावरफुल होता है, दैट इज ट्रिप्सिन। दैट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रिया, और मेनली वो एक्ट करेगा प्रोटीन पे। तो अब आप समझो, लीवर से आने वाला बाइल एक्ट करेगा आपकी फैट पे। इसका मतलब फैट की डाइजेशन आपकी स्टमक में नहीं शुरू हुई, स्टमक में नहीं हुई, अब वो कहां पे हो रही है आपकी? मेनली नीचे हो रही है, नीचे वाले पार्ट में हो रही है। और दूसरा आपका प्रोटीन। प्रोटीन का एक्शन के ऊपर एक्शन स्टमक में भी हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, इसलिए उसको तोड़ना यहाँ बहुत जरूरी है। तो वो 2 बार यहाँ पे एंजाइम उस पर एक्ट करता है, पहला पेप्सिन एक्ट करता है, दूसरा ट्रिप्सिन एक्ट करता है। लाइपेज जो है वो मेनली ब्रेक डाउन करता है फैट की। अब आप समझो यहाँ पे, देखो, लीवर मेनली प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट बाइल। लीवर को हम ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं, कोई चीज सिक्रीट करता है, दैट इज ग्लैंड। तो लीवर जो है वो मेनली यहाँ पे स्क्रीट क्या कर रहा है? बाइल को स्क्रीट कर रहे हैं। इसके नीचे एक ऑर्गन और होता है स्टूडेंट, आपके लीवर के नीचे, अगर आपने ध्यान से देखा हो, दैट इज गॉल ब्लैडर। यहां देखो, जिसको हम पित्ता कहते हैं, दिस इज गॉल ब्लैडर। ये रहा गॉल ब्लैडर यहां प्रेजेंट। अगर ध्यान से देखो, गॉल ब्लैडर की जो डक्ट है वो देखो बाइल के साथ कनेक्टेड है, ये वाली।
इस तरीके से, देख रहे हो, दिख रही अनमोल, इधर देखो तुम। तो बाइल जो है ये देखो, इसकी डक्ट जो है वो ऊपर से आने वाली जो लीवर से डक्ट आ रही है उसके साथ कनेक्टेड है। ये मेनली क्या करती है, जो आपका गॉल ब्लैडर होता है ना, हम कहते हैं कि उसमें ना स्टोन बन गया इसलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ गया। अब एक बात सोचने वाली बात है बच्चे, कि जो फैट है उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है। अगर हमने गॉल ब्लैडर रिमूव ही करती है, इसका मतलब आप फैट कभी खा ही नहीं सकते। खा सकते, लेकिन डॉक्टर आपको एक कंडीशन के साथ बोलता है कि आपको फैट बहुत ज्यादा नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं खा सकते। जैसे आप पहले खा सकते थे अब वह वैसे नहीं खा सकते। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट बाइल जो है वो बहुत ही लिक्विड, मतलब कि बहुत ही पतला बनता है, थिन बनता है, किसके अंदर, लीवर के अंदर। वो कंडेंस फॉर्म में आके स्टोर हो जाता है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर, कंडेंस फॉर्म में आके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर, और वहां से वो कंडेंस फॉर्म में निकलकर एक्ट करता है आपके फूड के ऊपर, मतलब कि ड्यूडेनम के अंदर जब फूड आता है उसके ऊपर वो एक्ट करता है। अब एक चीज बताओ, एक मतलब आपने दो तरीके का लिक्विड ले लिया, ठीक है, मान लो आपको फ्लोर साफ कर रहे हैं, ठीक है। अब एक तो आप बाल्टी में घोल के सर्फ लेकर आओ, फिर आप उसके ऊपर डालो, वो ज्यादा अच्छे से एक्ट करेगा, या सीधे डायरेक्ट जब आप सर्फ जो है उसको आप डाल दो तब वो ज्यादा अच्छे से एक्ट करता है? नहीं, सर्फ ज्यादा एक्ट करेगी, क्योंकि उसमें अमाउंट देखो ना, वो कॉन्सेंट्रेटेड है भाई, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। पानी में जब आपने घोल दिया तब उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, अब वो इतना अच्छे से एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं इतना अच्छे से एग्जाम्पल मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ कोई और एग्जाम्पल। तो आप इस चीज को समझो, गॉल ब्लैडर के अंदर अब आपका बाइल जो है वो कंडेंस फॉर्म में है, तो वो ज्यादा अच्छे से एक्ट करेगा किसके ऊपर, फैट के ऊपर, और उसको वो ज्यादा अच्छे से तोड़ेगा, सो दैट आगे चल के लाइपेज जो एंजाइम आ रहा है पैनक्रियास से, वो फैट को क्या कर सके, बढ़िया अच्छे से तोड़ के और उसको डाइजेस्ट कर दे, ठीक है। उसको वो उसके ऊपर एक्ट करके एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करके बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट कर दे। बट वही जब आप गॉल ब्लैडर अपनी बॉडी में से हटा देते हो, अब नो डाउट अबाउट दैट कि गॉल आपका बाइल बन रहा है, बाइल बन रहा है बच्चे, अब भी आपके अंदर बन रहा है, क्योंकि बनाने का काम कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। गॉल ब्लैडर तो उसको कंडेंस फॉर्म में स्टोर करके रख रहा है, ठीक है ना, समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप बिल्कुल ऐसे लगाओ जैसे आप पहले मिल्क लेते हो, मिल्क पतला होता है, उसको आप गर्म करके अब उसके ऊपर, या उसको आप फ्रिज में रख के उसके ऊपर बिल्कुल कंडेंस क्या आ जाती है, मलाई आ जाती है। अब मलाई जो है उसमें ऑब्वियसली फैट ज्यादा है ना, जो उसके नीचे दूध है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो मलाई की चीज ज्यादा अच्छे से बनेगी, या जो नीचे दूध होगा उसकी, ऑब्वियसली मलाई की बनेगी ना, क्योंकि मलाई एक कंडेंस फॉर्म है। बिल्कुल वैसे ही लीवर के अंदर जो बाइल है वो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में है, तो बहुत अच्छे से एक्ट करेगा किसके ऊपर, आपके फैट के ऊपर, वो उसको जब जबरदस्त तरीके से तोड़ेगा। लेकिन जब आप गॉल ब्लैडर हटा देते हो, मतलब कि जब आपने पित्ता हटा दिया अपनी बॉडी में से, तो बाइल तो बन रहा है लेकिन बाइल बहुत ही थिन है, तो उतना अच्छे से फैट को मॉलिक्यूल को तोड़ नहीं पाता, ठीक है। जिसकी वजह से आपको घी बटर खाने में या उसको पचाने में आपको दिक्कत आती है आफ्टर रिमूविंग योर गॉल ब्लैडर, या मैं कहूँ कि सिंपल लैंग्वेज में पित्ता। समझ में आया? खा तो सकते हो आप फैट, लेकिन इसको अच्छे से पचा नहीं पाते, आपकी ब्लॉटिंग हो जाएगी, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है। सो यहाँ पे गॉल ब्लैडर जो है वो एक तरीके का स्टोरेज हाउस है, ठीक है, जो कंडेंस फॉर्म में बाइल को स्टोर करके रखते हैं। तो ये स्लाइड समझ में आ गई? अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो स्टूडेंट, स्लाइड में से कोई भी डाउट है मुझे पूछ लो। हाँ जी अनमोल बोलो। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, गॉल ब्लैडर तो एक स्टोरेज है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अभी जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो कहाँ होती है, आपकी एनिमल्स में होती है, वहां से लेते हो। और स्टोर कहाँ करते हो आप, फ्रिज के अंदर। अब आप ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हो कि फ्रिज जो है वो आपका प्रोडक्शन हाउस है, नहीं। जैसे प्रोड्यूस होता है। हाँ वो सिक्रेट करेगा ना, वो सिक्रेट कर रहा है, लीवर सिक्रेट कर रहा है, वो कंडेंस फॉर्म में आपके जाके गॉल ब्लैडर में वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, पहले से, सो दैट जैसे ही फूड आए वो कंडेंस फॉर्म उसके ऊपर हम क्या कर सकें, एक्ट करवा सके अच्छे से, ठीक है जी।
चलो पीछे रह गई, आ जाओ भाई नेक्स्ट स्लाइड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है स्टूडेंट? लॉन्गेस्ट पार्ट है स्टूडेंट ये आपकी एलिमेंट्री केनाल का। क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट है आपकी एलिमेंट्री केनाल का। कितनी लेंथ बताई थी अनमोल मैंने इसकी? हाँ मैक्सिमम 6 मीटर हो सकती है, 3 to 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है। ठीक है ओके। द ग्लैंड द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है इंटेस्टाइनल जूसेस बनाती है। द एंजाइम्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट इनटू फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स। ठीक है अब ये इंटेस्टाइनल जूसेस में ना बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एज सच पेपर में कोई नहीं पूछता आपसे और ना ही मैंने कभी कोई PYQ में देखा है सच। ठीक है इंटेस्टाइनल जूसेस डायरेक्ट बस आपको याद रखना है। 9th 10th की NCERT में यही दे रखे हैं आपके। ठीक है अब हम समझते हैं स्टूडेंट जो नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है वो ये, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव सेवरल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड विलाई, दैट वी कॉल्ड विलाई। इसको हमें समझना है, बस आप लिख लो एक पॉइंट फिर हम समझते हैं इसको। नहीं ये एक्स्ट्रा वर्ड हम देखो मेरी बात सुनो, जो चीज हाँ जो पूरा पूरा ऑर्गन अगर कोई चीज सिक्रीट करे तो उसको हम ग्लैंड बोलेंगे, लेकिन वी कांट से कि मतलब जैसे अब इसके अंदर इंटेस्टाइन जूस प्रोड्यूस हो रहा तो हम क्या दें कि इंटेस्टाइन एक ग्लैंड है, नहीं। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज मतलब कुछ ऐसा इसके अंदर मैकेनिज्म होगा जहां से वो चीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है हाँ वो हाँ, आपके ग्लैंड है, बट पूरे पूरे ऑर्गन को नहीं बोल सकते। अरे क्या है समझ है? अब समझते हैं हम मेन यहाँ चीज। अरे समझो देखो ये जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। जब स्टूडेंट पूरी तरीके से आपका फूड क्या हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है, अनमोल इधर नजर रखो आप अपनी ना, तो मैंने कर देना आउट। देखो यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब हम इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं और बाहर क्या चीज है वो देखते हैं।
जब स्टूडेंट यहाँ पे फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं, सारे एक्शंस हो गए, अब उसके ऊपर फूड हमारा पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अब एक लिक्विड बन चुका है, पूरी तरीके से, एक तरीके से अब घोल रेडी हो चुका है, सारी उसमें ब्रेक डाउन होगी, सब एंजाइम्स उसमें एक्ट कर चुके हैं, कार्ब हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में टूट चुके हैं। अब क्या होगा, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ना बच्चे, उसके अंदर कुछ इस तरीके की फिंगर लाइक, जैसे आपके फिंगर्स होती है ना, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दैट वी कॉल्ड विलाई, दैट वी कॉल्ड विलाई। अब विलाई को मैं इस तरीके से बना लेती हूं, ठीक है, इसके ऊपर भी स्टूडेंट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिर से दैट वी कॉल्ड माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। समझो पहले विलाई का काम क्या है, सब समझ में आ जाएगा। अब जो विलाई है स्टूडेंट, यहां पे क्या होता है ना आपकी, जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट आपकी ब्लड वेसल्स, बिल्कुल इसके क्लोज क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल्स इन माइक्रोविलाई के अंदर, ठीक है। अब जब फूड यहां पे आएगा, जो कि बिल्कुल एकदम लिक्विड फॉर्म में बन चुके हैं, अब ये जो विलाई है स्टूडेंट, ये इस लिक्विड को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, जितना वो कर सके, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा अच्छे से वो क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करेगी, और उसको वो मिक्स कर देगी किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, दैट वी कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा थ्रू दीज विलाई। अब आपका मेरे से ये क्वेश्चन होगा कि मैम व्हाई दीज विलाईज आर प्रेजेंट इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या क्यों प्रेजेंट है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर से खाली होती तो भी फूड आता अंदर चला जाता, भाई वॉल ने एब्जॉर्ब ही करना है, जब आप ड्रिंक पीते हो तो आपका स्टमक की वॉल उसको उसी टाइम क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों नहीं कर सकती, वाई, फिर ये जो आप माइक्रो, ये जो विलाई इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हो गंदा सा, ये क्यों प्रेजेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो याद करो, रिकॉल करो, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था सरफेस एरिया, याद आया, तो वो लॉजिक यहां पे पुट करो कि अगर आपको बेटर तरीके से, एफिशिएंसी तरीके से किसी चीज की एब्जॉर्प्शन करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन क्या होगी, बेटर 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 होती जाएगी। आपको क्लियर हुआ सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि यहां पे आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे कि जैसे ये एक एरिया है, ये आपकी एक स्मॉल इंटेस्टाइन, अब यहाँ पे जो सरफेस है वो इतना ही है, इतना ही सरफेस आपको जो दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतना सरफेस है, बट यहाँ पे अगर मान लो इसके ऊपर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, आप सोचो आप यहाँ पे कितना सारा सरफेस प्रेजेंट, मैंने ये प्रीवियस क्लास में भी समझा रखा, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो समझ ले यहाँ पे कि जैसे मान लो आपने कोई ब्रिक ली, अब जो इसका आपको सरफेस दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये, और आपने ऑयल लिया और एब्जॉर्ब करवाना शुरू किया, तो कितना ही एब्जॉर्ब कर लेगा ये सरफेस, भाई ये सरफेस है, ये सरफेस कितना ही एब्जॉर्ब कर ले, बट अगर मान लो इसको मैं तोड़ना शुरू करूं, 1 2 3 4, तो कितने सारे न्यू सरफेस जो हैं वो क्या आते जाएंगे, आपके बाहर आते जाएंगे कि नहीं आएंगे, हर एक पार्टिकल का एक क्या होगा, अपना एक सरफेस होगा। अब देखो आप कितना सारा सरफेस है एब्जॉर्ब करने के लिए, सेम चीज स्टूडेंट, ये जो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, वो क्या है, एक तरीके से सरफेस इंक्रीज कर रही है, बहुत सारा सरफेस बना रही है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। याद रखो, जब भी आपको मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए बायोलॉजी में कि नहीं पल्ले पड़ रहा, तब आप थोड़ा आंखें बंद करो, काम माइंड से सोचो कि यार उसका क्या काम हो सकता है,
मैं सीरियसली कह रही हूं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको अपनी बॉडी की खुद समझ ना आ सके। ठीक है, आपको बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, कि यार फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट हो सकते हैं, ऐसा क्या है उसके अंदर, तो वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है सबसे पहली बात, सो दैट एब्जॉर्प्शन हो सके। क्योंकि मैंने आपको डे वन जब हमने दास सेल पढ़ी तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो नेचर है ना, जो हमारे आस पास जो भी आपको नेचर दिखाई दे रहा है, वो हर चीज को इतना एफिशिएंट वे से यूज करता है कि आप अगर उसको ध्यान से देखना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि वो एक एक पार्टिकल को वो यूज कर रहा है अपने किसी ना किसी फंक्शन के लिए, एक एक पार्टिकल का काम है। जैसे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप देखो कि डेजर्ट का भी अपने आप में एक रोल है। अगर डेजर्ट ना हो ना हमारे इंडिया का, कभी क्वेश्चन पढ़ना कि विदाउट डेजर्ट हमारी इंडिया की ज्योग्राफी कैसी होगी, टोपोग्राफी कैसी होगी, आप देखना उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। हिमालय का तो है ही है, प्लेन्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं भी किसी भी तरीके की टोपोग्राफी होती है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमेशा होता है। ठीक है, ओके। आपने एक वो वीडियो देखी होगी जिसमें क्या होता है कि जो दो सी हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, फिर कोई दो चार ऐसे आपकी तरह शरारती तत्व आते हैं और बीच में वो एक नहर बनाना शुरू कर देते हैं, और थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि वो एक रियल मूवी का सीन है भाई। वो थोड़े टाइम बाद इतना बड़ा फ्लड वहां बन जाता है, इतना बड़ा फ्लड वहां क्रिएट हो जाता है कि मतलब एक तरीके का डिजास्टर बनने क्रिएट हो जाता है, एक तरीके का मैन मेड डिजास्टर बन जाता है। तो कितने सारे डिजास्टर करते हैं हम अपनी जिंदगी में, बहुत करते हैं। ये जितना आपने अपनी लाइफ में रायता फैलाया ना, इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, खुद ही हो, सारे कांड खुद ही कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं है, कोई आपकी लाइफ में कांड करने के लिए नहीं बैठा, आप खुद ही मचा रहे हो। जितना जितना आप कह सकते हो ना, जितना मैस आपने क्रिएट कर रखा है सारा खुद ने क्रिएट किया आपने, है ना। कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आपकी लाइफ में वो मैस क्रिएट कर जाए। हाँ, आप ही हो सारे के देवता। ठीक है, सो बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, तो हर चीज एफिशिएंटली वे से यूज करती है। सेम आपका बॉडी का रूल है, वो हर चीज को बहुत एफिशिएंट तरीके से यूज करती है। तो एक भी न्यूट्रिशन का पार्टिकल बाहर ना जाए आपकी बॉडी से, उसने विलाई जैसा स्ट्रक्चर बना रखा है जो सारे न्यूट्रिशन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल बचेगा या जिसमें न्यूट्रिशन नहीं है उसको आपकी बॉडी से फ्लश आउट कर देगा, बाहर कर देगा वो आपकी बॉडी से थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। तो समझते हैं स्टूडेंट्स, ये आ गया। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। पीछे वाली स्लाइड देखी थी ना, यहाँ लिखा हैविंग ब्लड वेसल्स, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। The digested food is absorbed by the blood and transported to all the cells in the body. Then the undigested food passes through the large intestine. Large intestine में जो भी आपका water है वो reabsorb हो जाता है, यहाँ पे word आएगा reabsorb, and the waste material is removed through your anus. ठीक है जी, clear है, yes or no? ठीक है जी। अभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म ही हो गया 101%। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में करवाऊंगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, हाँ जी, वही 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 फिर से एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना, वलाई के ऊपर फिर से छोटी छोटी प्रेजेंट है सो दैट और ज्यादा मतलब पूरी फाइन तरीके से एब्जॉर्प्शन हो सके, फाइन पार्टिकल्स की एब्जॉर्प्शन हो सके। यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम सुना है आपने, उसमें क्वेश्चन आया था विलाई के ऊपर, यही 2023 में जो पेपर हुआ था शायद उसी में आया था विलाई पे क्वेश्चन ना, पता नहीं उससे पहले वाले पे क्वेश्चन आया हो ईपीएफओ के अंदर। ईपीएफओ
ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, आई थिंक प्रोविडेंट जो आपके वो होते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन करके जो है वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है उसको एग्जाम को। बड़ा ही आई थिंक 2 बार एग्जाम हुआ अब तक जब से ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। 2023 में लास्ट हुआ था, रिजल्ट आ चुके हैं, अभी पता नहीं कब फॉर्म आएगा दोबारा से। भरो, वो पेपर भी बड़ा आसान होता है यार, बड़ा आसान पेपर है। मतलब यूपीएससी वाले बच्चों को बस थोड़ा सा ये आपको सी सेट अच्छे से रेडी करना पड़ेगा। एक आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, एक अकाउंट और एक आपको इकोनॉमी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ लॉज है वो हाँ लेबर लॉज बड़े ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यू। मैं तो करवाऊंगी नहीं, आप ही नहीं करने सारे सारे। तो पहला एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हमारे अनमोल जी। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर व्हाट, एक एक करके देते जाओगे, कोई आंसर नहीं करेगा, नहीं आता तो खुद से करो, कोई नहीं बोलेगा। एक भी बच्चे ने, हाँ जी आप थोड़ा चेयर इधर करके बैठो, आप ज्यादा साथ मत दो उसका, फेल हो जाएगा वो। एल्गी सेल नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सर्च करोगे या करवा दूं? आंसर क्या होगा? वायरस। वायरस सेल नहीं है भाई, तो सेल की कैटेगरी में थोड़ी आता है वो। आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता वैसे? सिर तो हिला दिया। कैसे अलग है? ऐसा क्या है वहां पे? सुंदर सुशील वायरस है तो वायरस ही बोल रहे हैं, हम भी वायरस ही बोल रहे हैं भाई, हम कौन सा कुछ और बोल रहे हैं उसको। न्यूक्लियस होता है, डीएनए भी होता है उसके अंदर, कमाल होगी। डीएनए बेस्ड वायरस भी होते हैं। यस मैम, क्या बताओ? अमन 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 बताएगी, अमन बताओ भाई। हाँ हाँ अच्छा, वायरस को नहीं देख सकते? फिर तो हमें कोविड-19 का वायरस का कभी पता ही ना चलता यार। लोग मरने लगे तब पता चला। अरे वो तो हम इंडिया वालों को मतलब शुक्र है, मतलब साइंटिस्ट हैं हमारे इंडिया में भी, अदरवाइज लोगों ने सांपों के बीनने और वो थालियां खड़का खड़का के वायरस भगा देना था। देखा था मोदी जी ने पूरी दुनिया पागल की थी कैसे। तब मेरे को यकीन आ गया था इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। आप सोचो, अमिताभ बच्चन से लेकर कौन सा ऐसा बंदा जिसने थाली ना पीटी हो? आपके घर वालों ने पीट दी होगी। आपके एक से कहने से क्या होता है? चलो एक घर ने नहीं पीटी, बाकी सबने पीटी, सबने। कई लेडीज ने अपने घर पे बैठकर फास्ट तक किए और फास्ट के साथ उन थालियों को बजाया रात के 12-12 बजे भी। मेरा मन कर रहा था मैं पीटू बाद में, पीटू पहले फिर मैं बताऊं। तेरे फास्ट रखने से कब से कोविड-19 खत्म होने लग गया? बोले मैं 21 फास्ट रखूंगी, अपने गांव में कभी किसी को वायरस नहीं होगा। मैंने कहा पूरी सिटी खाली हो जाएगी यार, तू बात कैसे कर रही है? तो विलेज तो छोड़, तो पूरा सिटी खाली हो गई। मैंने कहा है ना, वो तो थैंक गॉड साइंटिस्ट जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड अपने डेवलप कर ली। पता नहीं शायद वो वायरस ही फेल हो गया हमारे सामने, कहता यहाँ तो पहले इतने बड़े बड़े वायरस बैठे, मैं क्या कर सकता हूँ इनके सामने, है ना। कुछ मर्जी कह लो। अब फिर से एक वो चाइना में ब्रेकडाउन हुआ है ना, वो तो चाहे हर साल होता है, क्योंकि वहां का विंटर सीजन में हर साल वहां पे ब्रेकडाउन होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हर साल जब आपके मानसून आता है तब हम आपके डिजीज जो है हर साल ब्रेकडाउन होता है, मलेरिया, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, ये वो बहुत कुछ होता है ना, सेम वहां पे भी होता है। सो डोंट वरी, इतना ब्लेम करना बंद करो उनको, ठीक है। तो मतलब अंधविश्वास देख रहे हो अब, है ना। तब तो मुझे लगा था कि यार मतलब वाकई ये जो कंट्री है उसको यहाँ कोई 4-5 गॉड ही बैठे जो बचा के रखा हुआ है जिन्होंने इसको, अदरवाइज लायक तो नहीं थी, लायक तो नहीं है ये कंट्री।
बचने के तो बिल्कुल है। मुझे समझ नहीं आता कि अमेरिका यार बाकियों पे अटैक करता, वो इंडिया पे अटैक क्यों नहीं करता? करना चाहिए यार उसको। क्या है, एक आधे पॉलिटिशियन को पकड़ के बेवकूफी तो बनाना लोगों को। अगर वो बंदा थाली खड़का के पूरे अपने इंडिया को पागल कर सकता है, सोचो वो आगे हमसे क्या क्या करवा सकते हैं। उसने तो यही कहना, भाइयों और बहनों, सज्जनों और देवताओं। बड़े उसे इंटेंसिटी पता लगे क्या, और अवेयरनेस से पता लगे। किस बात की अवेयरनेस? अब जैसे कोई ट्राइबल एरिया में बहुत ही इंटीरियर एरिया है, उसकी इंटेंसिटी नहीं पता है कि कुछ वाला उसमें उनको तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला था। ट्राइबल लोगों के पास वैसे भी ना तो कोई जाता, और तब तो लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे थे एक दूसरे के। ट्राइबल लोगों के पास कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा था भाई। ट्राइबल लोग तो वैसे भी अपने पास नहीं गए, तो उनके पास हथियार देखे तुमने? उनको बंदे की आंख भी दिख जाए ना, वो आंख भी वापस नहीं करते। बंदा वापस करना दूर की बात है। ह्यूमन बीइंग वापस नहीं करते। वो गया था ना एक अंग्रेज 2000 पता नहीं कौन से उसमें गया था अमेरिका, चिल्ला रहा था हमारा सिविलाइजेशन ये वो, हमारा एक पर्सन की डेथ होगी। इंडिया बोला बैठो आराम से, तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को? हम नहीं जा रहे, हमारी टेरिटरी है वो, हमारी फोर्स नहीं जाती वहां, आर्मी के बंदे नहीं जाते वहां। तुम क्या लेने गए वहां पे, है ना? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम वहां साइंटिफिक चलेगी गॉड देवता बन के। पता होना चाहिए ना वहां कौन रह रहे हैं, है ना? ट्राइबल बंदों से पंगा नहीं लेना चाहिए बाहर जाके। पहली बात तो अगर आपकी प्राइवेट लाइफ है तो किसी और की भी है ना? अब क्यूरियोसिटी इतनी मची रहती है ना अपन के अंदर, है ना? वैसे कुछ नहीं करना जिंदगी में, वैसे कुछ नहीं करना, बट कहीं पे बवंडर हो रहा हो वहां देखने जरूर जाना है। फिर वहां चाहे आपका थ्रेट ही क्यों ना हो जाए लाइफ को। जो ये अटल टनल हो रही है, जो वहाँ के एरिया है ना कोलकाता एरिया, हाँ वहाँ पे क्या होता है कि जो वुमेन है वो करते हैं एग्रीकल्चर के पास, फिर बाकी लोग आउट करते हैं, हाँ हाँ हाँ। निकाल जाएगी निकाल दिया वहाँ से। तो जो टूरिस्ट आ रहे हैं पंजाब में तो वहाँ पे टनल पार्क में बहुत शुरू होता है, वहाँ पे सारा मतलब मैस क्रिएट करते हैं, जो लोकल पॉपुलेशन है उसको वहाँ से मतलब कभी लेकिन ये भी तो देखो ना कि लोकल पॉपुलेशन को पैसा कितना इकट्ठा हो रहा है। इतना पैसा तो उन्होंने अपनी पीढ़ियों में 10 पीढ़ियों में नहीं देखा हो जितना उन्होंने आ रहा है। वो चाह भी नहीं रहे तो लेकिन वो तो होएगा ही ना। एनिमल देखो, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होएगा। वो तो मतलब अगर मान लो पूरा हिमाचल उठ के पंजाब में आ जाए ना, रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल तो आप बना ही नहीं सकते ना। ये इंडिया देश ऐसा है, ये सिर्फ चलता है डंडे के हथियार पे। यहाँ तो कोई गॉड नहीं आया ऊपर से बिना हथियार के। आप किसी मर्जी रिलीजन में देख लो, एट द एंड बुद्धिज्म रिलीजन को भी मेडिटेशन के थ्रू अपने हथियार कायम करने पड़ गए। वो जो कुंफू कांफू जो लड़ते हैं, वो सब कुछ बुद्धिज्म का दिया ही हुआ है ना, सेल्फ डिफेंस टेक्निक। यहाँ हर कोई देवी देवता मुझे बताओ जो बिना हथियार के नीचे आते हैं? कोई एक बताओ। माता, कोई दुर्गा माँ, काली माँ, शिव, सब लेकर आ रहे हैं। इवन हमारे सिख गुरु भी लास्ट में लेकर आए। वो इस संत के साथ क्या बने? सिपाही बने। संत और सिपाही एक हाथ में अगर उनके लोगों का भला करे, दूसरे हथियार में तलवार थी उनके। फिर उन्होंने किया, पूरी सिख कौम को पहना दी। कहता सब पहन के रखो, है ना? हम तो चले जाएंगे दुनिया से कभी ना कभी, आपको तो पहन के रखनी पड़ेगी ना। तो सेम चीज है, ठीक है? ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा। जहां कुछ फायदा हो रहा है वहां हमेशा नुकसान होगा। देखो इस चीज को, लाहौल स्पीति वाले लोगों का अटल टनल बनने के पीछे का लॉजिक भी यही था गवर्नमेंट का, कि क्योंकि वही वो 12 मंथ में से 7 to 8 मंथ वहां ना तो खाने को कुछ पहुंचता था, ना उनको कोई बेरोजगारी इतनी होती थी, ना वहां पे कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। बहुत ज्यादा ह्यूमन लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। अटल टनल के बनने के बाद आप देखो कि वहां पे होटल्स बन गए हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है वहां पे। अब वही जो लाहौल है, स्पीति है, वहां के लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को इतना बेनिफिट हो रहा है। आप देखो उस पहाड़ में कभी आपको घास भी नहीं दिखाई देती, अब लोगों ने वहां कितने अच्छे अच्छे घर बनाने शुरू कर दिए, है ना? टूरिस्ट प्लेस बन गया ना। तो अब उस चीज का कुछ नुकसान भी होगा तो कुछ फायदा भी होगा यार, कुछ तो होगा ना। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा, है ना? एक टाइम पे आके उनको भी हैबिट हो जाएगी, कोई बात नहीं आने दे, देख लेंगे, ठीक है? तो होता है बिल्कुल होता है, ठीक है? वो चलता रहेगा, लाइफ टाइम चलेगा। पूरा हिमाचल उठ के मान लो पंजाब में आ जाए तो होता है ना, होता ही है ना। यूपी के इतने बंदे जो हैं वो आके सेटल हो रहे हैं पंजाब हरियाणा के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट तो वहां पे भी हो ही रहा है ना, चल ही रहा है, कितने सालों से चल रहा है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि भाई यूपी के सारे लोग निकल के पंजाब से बाहर चले गए, नहीं गए, कभी नहीं जाएंगे। या पंजाब के लोग यूपी में नहीं जाएंगे, जाएंगे यार,
जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? मैंने आपको आंसर नहीं देना था यार, आंसर एक एक करके दोगे। सेलुलोज, ठीक है। प्रोटीन की किसकी बनी होती है? 1 मिनट, कोई आंसर नहीं करेगा, जितेश आंसर करोगे। प्रोटीन से बनने वाली सेल कौन सी होती है? सेल क्या बनती है? सेल में क्या बनता है प्रोटीन बेस्ड? सेल मेम्ब्रेन, उसी की बनी होती है, यस और नो? नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, कोई आंसर नहीं है, जितेश आंसर दो। जल्दी, कोई बात नहीं, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है यार, किसी ने नहीं कराया क्लास में। हर सारे एमसीक्यू थोड़ी ना करा दूंगी मैं तुम्हें क्लास में, सारे टॉपिक, स्कूल थोड़ी चल रहा है। स्टोरेज ऑफ फैट बिहेव्स एज ए इंसुलेटर। कैसे? आपकी स्किन के नीचे फैट है, देखा, ज्यादा फैटी लोगों को कम ठंड लगती है, ठंड नहीं ज्यादा लगती। सिंगल हड्डी वालों को ठंड ज्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर फैट ज्यादा है, तो वो एक्ट कर रही है एज ए इंसुलेटर का, ठीक है। जो फैट होती है स्टूडेंट, वो आपकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं आने देती, कम बाहर आने देती, ठीक है। सो एक्ट करती है वो एज ए इंसुलेटर का, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। ठीक है जी, 2-3 क्वेश्चन नहीं किए, बाकी हम करेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड में होंगे, ठीक है। उसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट, देखो, समझाया, वैसे तो समझाया दाल सेल में ना, सेल की अपने कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला बताओ, जल्दी 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 बता दो यार। वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, सबसे पहले सेल जो है वो क्या कर सकती है? इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। दूसरा बताओ, वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, खुद से रिप्रोड्यूस कर सकती है। और बताओ, ग्रो कर सकती है, रिपेयर कर सकती है, डिवाइड कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है, सब कुछ कर सकती है एक सेल अपने आप में, सब कर सकती है वो। लेकिन जो वायरस है बच्चे, वायरस एक तरीके का बच्चे एलियन है। कैसे? वो पड़ा है जहां पे वो मिलियंस ईयर्स पड़ा रहेगा, जब तक कि वो किसी एक ऐसी सेल, एक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो एंटर नहीं कर जाता। फिर वो क्या करता है, उसके अंदर एंटर करके वो जो सेल का मैकेनिज्म है उसको वो हाईजैक कर लेता है, उस पे वो एज ए होस्ट की तरह रहता है, और फिर वो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। तो वायरस जो है वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता, वायरस जो है वो तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई होस्ट ना मिल जाए, जब तक कि उसको वो कोई होस्ट या कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जहां पे वो उसका मैकेनिज्म हाईजैक करके अपने आप को रेप्लिकेट ना करवाए, ठीक है। तो कोई चीज अपने आप ग्रो नहीं कर सकती, इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकती, डिवाइड नहीं कर सकती, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती अपने आप को, तो उसको हम सेल कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो सेल के कैरेक्टर में फिट नहीं बैठता ना, फिट नहीं बैठता। जैसे प्लेनेट की जो डेफिनेशन है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि किसी चीज को हम प्लेनेट कब कहते हैं। यही वजह है कि हमारे आज 8 प्लेनेट है, पहले हमारे 9 प्लेनेट हुआ करते थे। जो प्लूटो है उसको हम एज ए प्लेनेट नहीं डिक्लेयर करते, उसको हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है? ड्वार्फ स्टार। रीजन? क्योंकि वो प्लेनेट के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं बैठता। तो सेम वैसे ही वायरस जो है वो आपके सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स में फिट नहीं बैठता, जिसके अकॉर्डिंग सेल का जो काम है, जो सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर्स हैं, उसके साथ मैच करने चाहिए। लेकिन वायरस के केस में ऐसा नहीं है, ना तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, ना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना ग्रो कर सकता है, ना रिपेयर, ना प्रोटेक्ट, ना डिवाइड। उसको ये सब कुछ करने के लिए, सब कुछ करने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको एक होस्ट चाहिए जिसका मैकेनिज्म वो हाईजैक करके फिर वो ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है, अपने डीएनए को बढ़ाता है या आरएनए को ग्रो करवाता है। फिर नंबर ऑफ वायरस इंक्रीज होंगे आपकी बॉडी में। अदरवाइज यहाँ पे ग्लास पे कोई वायरस पड़ा है, पेन पे पड़ा है, तो वो पड़ा ही रहेगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स पड़ा हो सकता है, जब तक कि वो वायरस उठ के मेरी सेल को हाईजैक करके, मैकेनिज्म को हाईजैक करके ग्रो नहीं करता, है ना। ओके, उसके बाद भी हम उसको सेल नहीं बोलेंगे, वो वायरस ही रहेगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें से अगर आपने उसको बाहर निकाल दिया वो ग्रो नहीं कर सकता। क्लियर है, समझ में आया? आगे का कर ले क्या, थोड़ा सा टाइम पड़ा है वैसे, आई थिंक थोड़े से और एमसीक्यू हैं। 11:40 हुए हैं, मिनट रुको देख लेते हैं हम। ओ नो नो नो, क्या हो गया, एमसीक्यू ही है अगले शायद ना, देख लेते हैं हम, एमसीक्यू है फिर हम कर ही लेंगे। शायद नहीं, इसमें भी एमसीक्यू ना, पार्ट 5। नहीं है इसमें भी ना, चलो जाने दो, कोई ना, हम फिर आगे करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, मैं क्लास कर रही हूँ यहाँ पे ओवर, थैंक यू, यू मिली।